स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के सारे फॉर्मेशन के बारे में, अब जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन दिस टेंस वी कैन यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जस्ट लाइक ही, सी, इट। इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? इज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। वैसे तो इसका बहुत डिटेल फॉर्म होता है, लेकिन शॉर्टकट तरीका समझाने से बच्चों को आसानी रहती है और कम समय में सही नॉलेज आ जाती है उनके पास। ठीक है ना? ही, सी, इट के साथ इज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसके बाद आई के साथ एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, उसी तरह से वी, यू, दे, है ना? इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इज, एम, आर। केवल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी होने की वजह से बीइंग का यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड फॉर्म सबसे पहले स्टार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस से होता है। अफर्मेटिव को हम पॉजेसिव या तो असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक। पैसिव वॉइस जस्ट उल्टा हम बनाते हैं, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। अ लेटर एक वचन है, इसलिए अ लेटर इज। अब चूंकि आईएनजी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसे ये पहचान में आता है आईएनजी की वजह से कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है ना? अ लेटर इज बीइंग। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। ठीक, रिटन बाय हिम। ये हो गया पहला। दूसरा, यू आर फ्लाइंग अ काइट। यू आर फ्लाइंग अ काइट। तो अ काइट यानी एक पतंग। एक पतंग है यानी एक वचन हुआ, तो इसके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? इज का। चूँकि ये कॉन्टिन्यूअस यानी आईएनजी है, तो फिर यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? बीइंग। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लोन। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बहुत मस्ट ये होता है कि आपको तीनों फॉर्म की जानकारी होना ज़रूरी होता है। ठीक है ना? फ्लोन किसके द्वारा उड़ाया जा रहा है? तुम्हारे द्वारा। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के दो। हाँ, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, निगेटिव यानी नॉट आ गया, इसलिए आपको पता चल गया कि ये निगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से हम पैसिव वॉइस में भी बनाते हैं। तो अ सॉन्ग यानी एक गीत, अ सॉन्ग हो गया, इज हुआ, फिर नॉट, फिर बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग। किसके द्वारा संग हो रहा है? ही के द्वारा, यानी कि हिम। ही का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हिम। समझ में आया? फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। माई वर्क, अब यहाँ माई है तो कभी कभी सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे एम का कोशिश करते हैं कि एम लगाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है भाई। ग्रामर में जो होता है उसमें बिल्कुल सटीक, ग्रामर जस्ट लाइक मैथ, उसमें सटीक बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। ज़रा सा भी गलत हुआ तो पूरा सेंटेंस ही कट जाता है। तो माई वर्क इज़ नॉट बीइंग। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। डन किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा, तो बाय मी। ओके, दैट्स इट निगेटिव सेंटेंस का।
we are going to start interrogative sentence. There are two type of interrogative sentence. First interrogative sentence just like helping verb, and second just like whole interrogative verb. Okay, interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहती हूँ ताकि आपको शॉर्टकट तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका न हो, क्योंकि इसको हम चाहें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ग्रामर है, आपको सारे फार्मूला पता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। केवल मेमोरी पावर मजबूत होनी चाहिए कि इसमें सारे टेंस के फार्मूले क्या हैं। जब फार्मूला ही नहीं पता है तो आप कोई भी सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो आर यू फ्लाइंग अ काइट, इंट्रोगेटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से। जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी आप हेल्पिंग वर्ब ही बनाएंगे, जैसे इज़। काइट एक वचन है तो इज़ आपने लगा दिया, इज़ अ काइट लिखा, ठीक, इज़ अ काइट, फिर उसके बाद बीइंग लगा दिया, बीइंग लगाने के बाद फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या किया, फ्लोन कर दिया, फ्लोन। ओके, किसके द्वारा फ्लोन हो रहा है, आपके द्वारा, तो यानी यू। ठीक हो गया। आप नेक्स्ट जैसे एम आई राइटिंग अ लेटर, ठीक, इसको भी सेम उसी तरह से आई है इसलिए एम लगा क्वेश्चन वर्ड। अब आप सोचेंगे इसमें ऑलरेडी दिया हम कैसे बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ये पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगर टेंस नहीं आएगा तो पैसिव वॉइस आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह ये क्वेश्चन में तो क्वेश्चन आपको भी बनाना है। कैसे बनाना है, इज़ अ लेटर, फिर बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। ओके, रिटन होता है रिटन बाय मी, दैट्स इट। हाँ बच्चों, ये पैसिव वॉइस यानी कि जस्ट ग्रामर से लिया गया है। और मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई बुक का सहारा नहीं लिया है और ना हेल्प लिया है। बिल्कुल जितने भी कोटेशन, जितने भी एग्जांपल मैं बता रही हूँ विदाउट बुक को देखे हुए। इसलिए ये आप लोग अपने मेमोरी पावर, मतलब मेमोरी में ये सेट कर लीजिए कि आपको जस्ट लाइक मैथ की तरह इसके सारे फार्मूले लर्न करने हैं, तभी जाके आप बना पाएंगे या सीख पाएंगे। ठीक, लेकिन फिर भी कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। नाउ वी विल स्टार्ट होल इंट्रोगेटिव। होल इंट्रोगेटिव को हम क्या कहते हैं, होल इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी आपका क्या है, होल इंट्रोगेटिव। होल इंट्रोगेटिव जैसे वाई, हु, व्हेन, बहुत सारे। अब फॉर एग्जांपल मेथड इसके बहुत है, अगर इसको बताया जाए एक एक स्टेप बाय स्टेप करके तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब जब शॉर्ट तरीके से और अच्छी तरीके से अगर बताया जाए, बच्चों के दिमाग में आ जाए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। अब इसमें जैसे है वाई आर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। इसको बनाने के लिए वाई है तो वाई ही कर देंगे, उसके बाद इज़ लगाएंगे, फिर यहाँ पर अनवाइज हो जाएगा, उसके बाद बीइंग हो जाएगा। बीइंग, अब कहाँ पे बीइंग हो रहा है, ये शोर कहाँ पर हो रहा है, मेड। वाई इज अनवाइज बीइंग मेड इन द क्लास, किसके द्वारा, बाय द चिल्ड्रन। जिस तरह से मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताया, उसमें से पहले असर्टिव सेंटेंस में मैंने सारे फॉर्मेशन बता दिए, बाकी शॉर्टकट तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया। अगर इसे मैं स्टेप बाय स्टेप लेती हूँ तो बहुत डिटेल हो जाएगा, जैसा कि मैंने भी बताया था कि इसको समझाने के कई तरीके होते हैं।
मैं कहती हूँ आंसर आना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए और कम समय में होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। बहुत घुमा फिरा करके बताने पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही ढंग से उसे समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए ऐसा ना कहा जाता है कि मोर नॉलेज इज़ मोर कन्फ्यूज़न। बट मैं चाहती हूँ कि आप जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। दैट्स इट।